हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का टॉपिक पढ़ेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो देखो, इसके पहले हमने पढ़ चुके हैं कि चार्ज बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और इन दोनों चार्जेस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करने की टेंडेंसी होती है कि अगर दो चार्जेस है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो वो दोनों मिलकर एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। इसके अलावा आज हम और 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, चार्ज इज कंजर्व्ड एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उससे पहले एक बात हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास दो बॉडीज़ है और चार्ज बॉडीज़ है, कैसी बॉडीज़ है? चार्ज बॉडी की ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है। ये दोनों बॉडी क्या है? चार्ज बॉडी है कि इसके ऊपर भी क्या है? कोई चार्ज है। इस बॉडी के ऊपर भी क्या है? कोई चार्ज है। तो दो बॉडीज़ है, वो चार्ज बॉडीज़ है। अब इन दोनों बॉडी के बीच की अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इन दोनों बॉडी की डिस्टेंस इनकी साइज़ के कंपैरिजन में अगर बहुत ज़्यादा है कि ये एक स्फेयर है, ये एक स्फेयर तो यहाँ पर रखा हुआ है और दूसरा स्फेयर 10 किलोमीटर दूर रखा हुआ है या 1 किलोमीटर दूर रखा हुआ है, तो इनके साइज़ के कंपैरिजन में इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? बहुत ज़्यादा हो गई। तो अगर दो चार्ज बॉडी है हमारे पास और उन दोनों की साइज़ के कंपैरिजन में अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस अगर ज़्यादा है, तो इन बॉडीज़ को हम पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर कर सकते हैं। इस बॉडी को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि ये क्या है? पॉइंट चार्ज। इस बॉडी को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि ये क्या है? पॉइंट चार्ज। कब? जब इनके साइज़ के कंपैरिजन में इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो। अब आज की जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। कि अगर हमारे पास, अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब उसमें कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है। एक स्केलर क्वांटिटी हमने 11th क्लास में पढ़ा है। तो अगर कोई हमारे पास सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर दो चार्जेस है, सपोज करो एक सिस्टम है, इसके अंदर दो चार्ज है Q1 एंड Q2। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर दो चार्ज है, एक है Q1, दूसरा चार्ज Q2 है। तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज, इस सिस्टम का टोटल चार्ज, इसको सिंपली हम एल्जेब्रिकली सम कर देंगे तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? Q1 प्लस Q2। एक सिस्टम है, उसके अंदर दो चार्ज थे Q1 और Q2, तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2। इसी टाइप से कोई दूसरा आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके अंदर कितने चार्ज है? n चार्जेस, कि Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ऐसे कितने चार्ज है? कहाँ तक है? n तक। Qn चार्जेस है। तो अब अगर इस आइसोलेटेड सिस्टम का मुझे टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? टोटल चार्ज। तो इस आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक? Qn तक। तो अगर किसी भी सिस्टम का हमें टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है तो सिस्टम में जितने भी चार्जेज हैं उन सभी का हम सिंपली सम कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास ये एक सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर अब ये जो चार्ज है, चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, जैसे मास, कि जैसे मास स्केलर क्वांटिटी होता है, मास को हम, कि सपोज करो किसी का मास है 1 kg, किसी का मास है 2 kg, किसी का मास है 3 kg, तो हमें टोटल मास फाइंड आउट करना है। तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया? 6 kg। तो ये हमारे पास टोटल मास आ गया। तो जैसे मास है स्केलर क्वांटिटी, टोटल मास निकालने के लिए हम सभी को ऐड कर देते हैं सिंपली, वैसे ही चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, इसको टोटल चार्ज निकालने के लिए हम सिंपली ऐड कर देते हैं। लेकिन मास और चार्जेस में एक डिफरेंस है। मास हमेशा पॉजिटिव होता है, मास हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। बट चार्ज पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी। चार्ज पॉजिटिव भी रहेगा और नेगेटिव भी। इसलिए अगर हमारे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम में हमने कंसिडर कर लिया एक चार्ज है +1, दूसरा चार्ज है +2, तीसरा चार्ज है -3, चौथा चार्ज है +4 और पांचवा चार्ज है
-5 के एक सिस्टम था, आइसोलेटेड सिस्टम, उसके अंदर 5 चार्जेस थे। उसके अंदर 5 चार्जेस थे। पहले चार्ज की वैल्यू कितनी है 1, दूसरे चार्ज की वैल्यू कितनी है 2, तीसरे चार्ज की वैल्यू कितनी है 3, चौथे चार्ज की वैल्यू कितनी है 4, या इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं दूसरी वैल्यूज़ ले लेता हूँ। ठीक है कि हमारे पास कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में 5 चार्जेस हैं। ठीक है, पहला ले लिया मैंने -2, दूसरा चार्ज ले लिया मैंने +4, तीसरा चार्ज ले लिया मैंने -7 और चौथा चार्ज ले लिया मैंने +5। ठीक है, ये 4 चार्जेस है एक सिस्टम के अंदर। तो इस सिस्टम का अगर मुझे टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है, टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है, तो इसके साइन के साथ हम इन सभी को ऐड कर देंगे कि पहला चार्ज कितना है -2 प्लस, दूसरा चार्ज कितना है +4 प्लस, तीसरा चार्ज कितना है -7 प्लस, चौथा चार्ज कितना है +5। देखो कितना हो जाएगा, -2 -7 कितना हो गया, बोलो जल्दी से, -9 प्लस का 4 और प्लस का 5, तो प्लस का 4 और प्लस का 5 कितना हो गया, प्लस का 9। तो -9 + 9 कितना हो गया 0। मतलब इस सिस्टम का टोटल चार्ज या नेट चार्ज कितना है इस सिस्टम पर 0 है। तो किसी भी सिस्टम का अगर हमें नेट चार्ज फाइंड आउट करना है तो उस सिस्टम के इंडिविजुअल चार्जेस को हम एल्जेब्रिकली सम कर देंगे। उसमें हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि उन पे जो चार्ज है उसका साइन भी हमें यूज़ करना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वैल्यू लिखना है, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव वैल्यू लिखना है। यही क्या है हमारा एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कि अगर हमें चार्जेस को ऐड करना है तो हम सिंपली उनको सम कर देते हैं, और सम करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, सम करने के साथ साथ हम उनके साइन का भी ध्यान रखेंगे कि उनके ऊपर कौन सा साइन है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा। फिर अब उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी है चार्ज इज़ कंजर्व्ड, कि हमने पढ़ा था कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रब कर देते हैं तो वो चार्ज हो जाता है। चार्ज क्यों होता है, कि उस पर कोई चार्ज आ जाता है। चार्ज क्यों होता है, कि उसमें चार्जेस का ट्रांसफ़र होता है, कि एक जगह से चार्ज निकलकर दूसरी जगह चले जाता है। कोई भी नया चार्ज क्रिएट होता है क्या, नया चार्ज क्रिएट नहीं होता। कि अगर ये हमारे पास ये एक रोड थी, ठीक है, इस रोड पर एक पॉजिटिव चार्ज था और एक नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, ये एक पेपर था, सपोज़ करो ये एक सिल्क था, सिल्क के ऊपर सपोज़ कर लो इसके भी ऊपर 2 पॉजिटिव चार्जेस थे और 2 नेगेटिव चार्जेस थे। ठीक है, ये रोड थी, इस रोड पर एक प्लस और एक माइनस, तो नेट चार्ज इस पर कितना है 0, तो अभी इस पर कोई नेट चार्ज नहीं है। ये जो हमारे पास सिल्क का कपड़ा था, इसके ऊपर भी 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, तो नेट चार्ज जितना प्लस उतना माइनस, तो नेट चार्ज कितना 0, तो अभी इस पर कोई चार्ज नहीं, अभी इसके भी ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब जब हमने इन दोनों को रब किया तो क्या हुआ कि यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज निकल कर कहाँ आ गया, सिल्क के अंदर। तो यहाँ पे बचा अब सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर कितना आ गया, इस पर नेगेटिव कितने हो गए 3 हो गए, कि यहाँ से एक नेगेटिव निकल कर यहाँ पर आ गया। तो अब इस पर सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है, सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए अब इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। अब इस पे 2 पॉजिटिव थे और 2 नेगेटिव, उन दोनों ने तो एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, लेकिन ये एक नेगेटिव एक्स्ट्रा है। एक नेगेटिव क्या है, एक्स्ट्रा। एक नेगेटिव एक्स्ट्रा होने की वजह से इस पर क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, कोई नया चार्ज क्रिएट हुआ क्या, कोई चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ क्या, नहीं, सिर्फ चार्ज का क्या हुआ, ट्रांसफ़र, कि यहाँ से जो चार्ज था वो निकल कर यहाँ आ गया। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कम हो गए, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो चार्ज क्रिएट होता है क्या, नहीं। चार्ज डिस्ट्रॉय होता है क्या, नहीं। चार्ज का सिर्फ क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। यही क्या है हमारा चार्ज इज़ कंजर्व्ड, कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। कि चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। फिर उसके बाद जो बेसिकली नेचर भी है, नेचर भी
कभी भी चार्ज को, अगर हम जैसे कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, हमारे पास ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम है मतलब बाहर से कुछ आ रहा है क्या? नहीं, अंदर से ना तो कुछ चीज़ बाहर आ रही है, ना तो बाहर से कोई चीज़ अंदर जा रही है, तो उसको हमने क्या कह दिया? आइसोलेटेड सिस्टम। इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है और ये तीसरा पार्टिकल है, 3 पार्टिकल हैं। इसके ऊपर चार्ज है +5, इसके ऊपर चार्ज है -6 और इसके ऊपर चार्ज है +7। 3 बॉडीज़ है इस सिस्टम के अंदर। इसके ऊपर चार्ज +5 है, इस पर चार्ज -6 है और इस पर चार्ज +7 है। तो इस बॉडी का टोटल चार्ज, कितना हो गया? 5 + 7 12, 5 + 7 12, 12 - 6 कितना हो गया? +6। तो मतलब इस सिस्टम में टोटल नेट चार्ज कितना है? +6। तो ये ++12 और -6 कितना हो गया? +6। अब इस सिस्टम का टोटल चार्ज तो चेंज नहीं होगा। ये हो सकता है कि इससे कुछ चार्ज निकल कर यहाँ चले जाए, हो सकता है कि इससे कुछ चार्ज निकल कर यहाँ आ जाए। तो इनके बॉडीज़ पर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कि एक से निकल कर यहाँ चार्ज आ जाए, यहाँ से यहाँ चले जाए। तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन टोटल चार्ज चेंज नहीं होगा कि अभी इस पर +5 चार्ज है, तो हो सकता है कि इस पर कितना चार्ज हो जाए? इस पर चार्ज हो जाए +4। इस पर अभी कितना है? अभी इस पर चार्ज है +7, तो हो सकता है कि इस पर चार्ज कितना हो जाए? +9। ठीक है, कि इस पर अभी 5 था, चेंज हो गया +4 हो गया, 7 था, इस पर 9 हो गया। और ये वाली जो बॉडी है, जिस बॉडी पर कितना था? -6, इस पर चार्ज कितना हो गया? -7। अब टोटल चार्ज फिर से फाइंड आउट करें तो 9 + 4, 9 + 4 कितना हो गया? 13, 13 - 7 कितना आ गया? प्लस का फिर से 6। तो इन तीनों बॉडीज़ पे चार्ज क्या हो गया? चेंज। तीनों बॉडीज़ पर चार्ज क्या हुआ? चेंज। तो चार्ज तो चेंज हुआ, लेकिन टोटल चार्ज पहले भी 6 था, अभी भी 6 है। तो किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज चेंज नहीं होगा। ये हो सकता है कि उसके अंदर जो बॉडीज़ है, जो चार्ज बॉडीज़ है, उन पर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, लेकिन टोटल चार्ज चेंज नहीं होगा। अब अगर हम एक न्यूट्रॉन की बात करें, किसकी बात करें? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है क्या? नहीं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन नेचर में ये हो सकता है कि न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए। न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाए? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए। तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर है माइनस चार्ज। तो बेसिकली फिर से इनका टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। ये प्लस माइनस कितना हो गया? 0। तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज था क्या? नहीं था। न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हुआ? प्रोटॉन। ये ऐसा होता है, ये हम और चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे कि ये कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो न्यूट्रॉन 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हुआ, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ। प्रोटॉन पे जितना पॉजिटिव उतना ही इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज रहेगा? नेगेटिव। तो इन दोनों ने एक दूसरे को फिर से क्या कर दिया? कैंसल। तो नेट चार्ज कितना आ गया? 0। तो इसलिए हमेशा हर प्रोसेस में आइसोलेटेड अगर हमारे पास सिस्टम है तो उसका नेट चार्ज फिक्स रहेगा, नेट चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा। इसी को हमने क्या कहा है? चार्ज इज कंजर्व्ड। कि ना तो नए चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही पुराने चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हो सकता है ये जो पार्टिकल था, इस पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं था, तो जिस पार्टिकल पे चार्ज है, जिस पार्टिकल पर चार्ज है, वो पार्टिकल क्रिएट और डिस्ट्रॉय हो सकता है। कि ये पार्टिकल इस पे, इसको मैंने कहीं से रब किया, कि ये ऑब्जेक्ट इसको रब किया तो ये ऑब्जेक्ट पे चार्ज आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन जो चार्ज होता है, चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है थर्ड प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज रहेगा वो एक बेसिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये बोर्ड है तो इस बोर्ड पे चार्ज, सबसे बेसिक चार्ज जो है, जो किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे, या यूँ कहे जो किस पे होता है? प्रोटॉन पे।
इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पर। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर रहेगा उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है। सिर्फ डिफरेंस कितना है कि प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसको हम कहते हैं बेसिक चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बेसिक चार्ज। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर उस बेसिक चार्ज को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई। कि अगर -e लिखा है मतलब वो किसको शो कर रहा है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और +e लिखा है, +e लिखा है, इसका मतलब वो किसको शो कर रहा है, चार्ज ऑन प्रोटॉन। कि दोनों पर चार्ज तो सेम है लेकिन एक पर पॉजिटिव है और एक पर नेगेटिव। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6029192 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, वेयर कूलाम इज SI यूनिट ऑफ चार्ज। कूलाम क्या है, चार्ज की SI यूनिट है। तो वन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.60, या इसी को हम शॉर्ट में सिर्फ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम लिखते। इतना बड़ा नहीं लिखने के बजाय हम सिर्फ उसे क्या लिख देते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो ये चार्ज किस पे होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे। तो यही क्या है, बेसिक क्वांटिटी है चार्ज की। अब किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज रहेगा वो वन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसके इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब अगर ये बोर्ड है तो इस बोर्ड पर चार्ज रहेगा 2e के इक्वल, 3e के इक्वल, 10e के इक्वल, 100e के इक्वल, 1000e के इक्वल। हमेशा इस पे इंटीग्रल मल्टीपल, ये जो 2, 3, 10, 1, 100 ये क्या है, इंटीजर नंबर्स है। कि कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पर ऐसा चार्ज नहीं होगा कि उस पर चार्ज है कितना, 3/2e। किसी भी ऑब्जेक्ट पर 1.5e चार्ज नहीं होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर 1.7e चार्ज नहीं होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर 51.2e चार्ज नहीं होगा। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज था उसका कितना टाइम्स, उसके कितने गुणा, उसके 51.2 टाइम्स। ठीक, उसके 2 टाइम्स, या तो उसके 2 टाइम्स रहेगा, या 3 टाइम्स रहेगा, या 50 टाइम्स रहेगा, या तो 51 टाइम्स रहेगा, या 52 टाइम्स रहेगा। 51.2 टाइम्स रहेगा क्या, नहीं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर या तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज रहेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना रहेगा, या 3 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना रहेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट पर 1 पॉइंट के एक इलेक्ट्रॉन के 1.5 गुना के बराबर रहेगा क्या, नहीं। एक इलेक्ट्रॉन के 3.5 गुना के बराबर रहेगा क्या, नहीं। ठीक है, अब इसी को हमने क्या कहा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं Q से। वो किसके इक्वल रहेगा, NE के इक्वल, वेयर N इज इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 0 -1 -2 -3 -4 इन्फिनिटी तक, इधर भी इन्फिनिटी तक। तो 1e 2e 3e 4e 5e के बराबर रहेगा, कभी भी इंटीजर ही मल्टीपल के इक्वल रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि एक इलेक्ट्रॉन, अब ये किसने बताया था, ये फेराडे नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि ऐसा हो सकता है। फिर उसके बाद मिलिक नाम के कुछ साइंटिस्ट थे, उनका नाम मुझे बराबर से याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली उसे प्रूव करके बताया था इन 1912 में। फिर उसके बाद SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम एंड इट इज़ डिनोटेड बाय C। चार्ज की SI यूनिट क्या है, कूलाम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके ऊपर ही चार्ज की SI यूनिट को क्या रखा है, कूलाम, और उसको हमने किससे डिनोट किया है, C से। और वन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिख सकते हैं क्या। ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आकर डिवाइड में, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 ए इज इक्वल टू 1 से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 10 टू द पावर कितना लिखा है,
-19 अगर इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं किसी भी वैल्यू को, तो उसका साइन, उसकी पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज। कि ये अभी डिनोमिनेटर में है, इसको अगर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो इसी को हम लिख सकते हैं 1/1.6 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू 1 कूलम। ये नीचे था, ऊपर गया तो पावर प्लस हो गई। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10⁻18 अपॉन 1.6 इज इक्वल टू 1 कूलम लिख सकते हैं क्या, कि ये क्या था 10⁻19। 10⁻19 को ही हमने क्या लिखा, हमने लिखा 10 इंटू 10⁻18। इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब कितनी है, 1। जिसकी पावर कुछ भी नहीं, मतलब उसकी पावर कितनी है, 1। तो इसकी पावर है 1, इसकी पावर 18। बेस सेम होने पर पावर्स का क्या हो जाएगा, एडिशन। तो 18 + 1 19, तो ये फिर से लिख सकते हैं 19। अब अगर हम 10 में 16 से डिवाइड करें, या यहाँ से अगर मैंने पॉइंट हटाया तो ये कितना बन गया, 100। 100 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6.25। कितनी वैल्यू आएगी, 6.25 इंटू 10⁻18 ई इज इक्वल टू 1 कूलम। तो 1 कूलम किसके इक्वल होता है, 1 कूलम इक्वल होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। कि अगर हम कितने इलेक्ट्रॉन इकट्ठा कर ले, अगर हम 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करें, कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हमने इकट्ठा कर लिए, हमने इतने इलेक्ट्रॉन अगर इकट्ठा कर लिए तो उन इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होगा, उन इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होगा, उस चार्ज को ही हमने क्या कहा है, 1 कूलम। और 1 कूलम को हमने चैप्टर नंबर 3 में डिफाइन भी किया है कि अगर हमारे पास एक वायर है, हमारे पास क्या है, वायर, उस वायर से, उसको हम और डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक वायर है, उस वायर से अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, वायर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर, तो हम कहेंगे कि उस वायर से 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, 1 कूलम चार्ज फ्लो हुआ। इफ़ द करंट थ्रू अ वायर इज़ 1 एम्पियर, कि अगर कोई वायर है उससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर, तो हम क्या कहेंगे कि उस वायर से 1 सेकंड में, उस वायर से 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, 1 कूलम चार्ज फ्लो हुआ। इसको हम और चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे। तो 1 कूलम इज इक्वल टू क्या होता है, 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होता है, मतलब उस पर या तो 2e चार्ज रहेगा या 3e चार्ज रहेगा, किसी पर भी 1.5e, आधे इलेक्ट्रॉन के बराबर। कि ये जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है बेसिक चार्ज है, इससे छोटा चार्ज हो ही नहीं सकता। इससे छोटा चार्ज हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज है वो बेसिक चार्ज है। दोनों पर चार्ज कैसा है, सेम, बस एक पर पॉजिटिव है और दूसरे पर नेगेटिव। तो ये जो वैल्यू है कि हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज। इसी कॉन्सेप्ट को हमने क्या कहा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और उसको लिखते कैसे, Q इज इक्वल टू +-NE। किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज जो है वो NE के इक्वल रहेगा, वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब ये तो जो 1 कूलम है ये बहुत बड़ी वैल्यू है। 1 कूलम मतलब कितना, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो गई। 1 के बाद कितने ज़ीरो, 18 ज़ीरो। तो ये वैल्यू बहुत बड़ी है, इसलिए हम छोटे यूनिट्स का भी यूज़ करते हैं, वो है 1 माइक्रो कूलम। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻1। तो इसी को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻1 नहीं -6। तो 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और एक और दूसरी यूनिट होती है 1 मिली कूलम। 1 मिली कूलम मतलब मिली का मतलब कितना होता है, बताओ जल्दी से, ये 11th में हमने पढ़ा है। मिली का मतलब कितना होता है, 10⁻³ कूलम। तो 1 माइक्रो कूलम मतलब कितना, 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। 1 मिली कूलम कितना होता है, 1 इंटू 10⁻³ कूलम। तो बेसिकली हम इन यूनिट्स का यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी यूनिट है। फिर उसके बाद अब हमने क्या कहा कि अगर कोई हम मैक्रो लेवल पर देखें, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें, बड़े लेवल पर देखें, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो बहुत ही छोटा है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो बहुत ही छोटा है। तो अगर कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, भले बड़ा है छोटा है, चलो उसको तो छोड़ो, कि एक ऑब्जेक्ट है, अब उस पर कितना चार्ज है, उस पर चार्ज है 1 कूलम। उस पर कितना चार्ज है, 1 कूलम।
मतलब उसमें अप्रोक्सीमेट कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है। उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10⁻18, मतलब 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18, कितने ज़ीरो लगाए 1 के बाद, 18 ज़ीरो। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 1 कूलम चार्ज है, मतलब उसके अंदर कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, उसके अंदर इतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन कम भी हो जाएगा तो हमें पता चलेगा क्या, इतने सारे इलेक्ट्रॉन, कि कहीं पर इतने सारे लोग हैं तो उन लोगों में से एक कम हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, तो हमें पता चलेगा क्या, नहीं पता चलेगा। तो इसलिए कि अगर कोई बड़े लेवल पर देखते हैं, हम मैक्रो लेवल पर देते हैं, ठीक है, मैक्रो लेवल पर देखते हैं, तो उससे अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए, तो जो पहले चार्ज था हमें अभी भी क्या लगेगा कि उतना ही चार्ज है, कि एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो उससे चार्ज कितना कम हुआ, बहुत कम चार्ज कम हुआ। कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इतने इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो चार्ज क्या हुआ, कम हुआ। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो चार्ज क्या हुआ, कम हुआ। लेकिन उस चार्ज में इतना कम डिफरेंट आया कि हमें पता ही नहीं चलेगा। फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकला तो भी चार्ज में जो डिफरेंस है वो बहुत कम रहेगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो भी जो डिफरेंस आएगा वो बहुत कम रहेगा। तो हर बार चार्ज में जो डिफरेंस आ रहा है, चार्ज कम तो हो रहा है लेकिन उसमें चेंज इतना कम है उन दोनों वैल्यूज़ में, कि पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू में इतना कम डिफरेंस है कि हमें वैल्यू कैसी लगेगी, कंटिन्यूस। हमें वैल्यू कैसी लगेगी, कंटिन्यूस। देखो इसका एक और एग्जांपल है कि यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, यहाँ एक तीसरा पॉइंट है, यहाँ चौथा पॉइंट है। तो ये सभी पॉइंट्स हमें अलग अलग दिख रहे हैं कि ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट। अब अगर मैं एक के पास दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पाँचवा पॉइंट, बहुत ही पास पास अगर 2 पॉइंट्स है, ठीक है, ये पॉइंट्स अगर बहुत ही पास पास है तो दूर से हम देखेंगे तो ये हमें पॉइंट्स नहीं दिखेंगे, ये हमें ऐसा लगेगा कि ये कंटिन्यूस लाइन है। कि अगर बहुत सी पॉइंट है, पास पास पॉइंट है, और अगर हम उससे दूर से देख रहे हैं तो हमें क्या लगेगा कि ये पॉइंट्स नहीं है, ये तो बिल्कुल एक कंटिन्यूस लाइन है। तो यही हो रहा है कि 2 चार्जेस की वैल्यू के बीच में डिफरेंस बहुत कम है, कि जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। कि एक इलेक्ट्रॉन निकला तो उसमें जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस कैसा है, बहुत ही कम। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो इस बॉडी पे जो चार्ज था उस चार्ज में जो डिफरेंस आया वो बहुत ही कम है। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो इसका चार्ज तो कम हुआ लेकिन उसमें जो चेंज हुआ वो बहुत ही कम है। तो हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जब देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि इसमें चेंज कैसा हो रहा है, कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। हमें इंटीजर वैल्यू पता नहीं चलेगी कि हाँ कि इतना चार्ज कम हुआ, फिर अब यहाँ पर आ गए, फिर अब हम यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, क्योंकि उसमें जो चेंज है वो उसमें डिफरेंस बहुत कम है। कि ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इसमें जो चेंज है वो बहुत, उनमें डिफरेंस बहुत कम है। तो इसलिए वो लाइन हमें अप्रोक्सीमेट कैसी लगेगी, कंटिन्यूस चेंज लगेगा। तो वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें मैक्रोस्कोपिक बड़े लेवल पर पता नहीं चलेगा। अब इसी टाइप से कोई बॉडी है, उस बॉडी पर चार्ज है, कितना चार्ज है, सिर्फ उस पर सपोज करो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, उस बॉडी पर सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स है, या उस बॉडी पर सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 100 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देख रहे हैं, बहुत ही छोटे लेवल पर। तो छोटे लेवल पर देख रहे हैं। तो अब इस 10 में से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर चले गया तो हमें पता चलेगा कि हाँ अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 9 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएगा तो अब हमें पता चल जाएगा कि अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 99 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब चार्ज में जो चेंज आ रहा है, ये अब हमें क्लियरली पता चलेगा। चार्ज में जो चेंज होगा वो क्लियरली पता चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटे वैल्यूज़ थी, ये वैल्यूज़ बहुत छोटी थी। तो इसलिए इन वैल्यूज़ में थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो हमें पता चल जाएगा। इसलिए चार्ज जो है, चार्ज का जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही हमें पता चलता है। मैक्रोस्कोपिक बड़े लेवल पर हमें पता नहीं चलता, क्योंकि उसमें चार्ज क्या कम हुआ, क्या चेंज हुआ, बिल्कुल वो हमें उसमें चार्ज कि हमारे पास एक रेत का ढेर है, उस रेत के ढेर में से एक कंकड़ हम बाहर निकाल के फेंक दे, दूसरा निकाल के फेंक दे, तीसरा निकाल के फेंक दे, तो हमें क्या लगेगा कि उसमें कैसा चेंज हो रहा है, कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, कि बिल्कुल कंटिन्यूसली वैल्यू में चेंज हो रहा है, हमें पता नहीं चलेगा। जैसे वाटर की बात करें तो वाटर को जब हम कहीं पर बाल्टी में से उधेड़ रहे हैं, खाली कर रहे हैं, तो वाटर भी तो क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो उसमें हमें
एक मॉलिक्यूल निकला, 2 मॉलिक्यूल निकलते हुए हमें पता चलते हैं क्या? नहीं, हमें तो क्या लगता है कि पूरा वाटर कंटिन्यूस निकल रहा है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स बहुत ही छोटे हैं। तो ऐसा ही इसमें होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। बाय।